गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो अध्याय चल रहा है वो चल रहा है निर्धनता एक चुनौती। भारत के सामने निर्धनता है वो वास्तव में एक चुनौती है कि इस चुनौती का कैसे सामना किया जाए। किस प्रकार जो स्थिति है, जो जनसंख्या है, वो एक चौथाई जो भाग है वो निर्धनता की चपेट में आया हुआ है। उस भाग को, उस जनसंख्या को कैसे निर्धनता की स्थिति से बाहर निकाला जाए, तो इसके लिए समय समय प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लोगों को कौशल प्रदान किया जा रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय नरेगा जो गारंटी योजना है उसमें समय में वृद्धि कर दी गई है, अधिक दिवस कार्य दिया जाने लगा है, साथ में सिंचाई सेवाओं का सुधार हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं कि जो निर्धनता की स्थिति है, गरीबी की स्थिति है, जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, इन आवश्यकताओं को पूरा कर सके, इसके लिए प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। और साथ में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए भी प्रयास करना होगा, क्योंकि जब देश एक साथ मिलकर कार्य करेगा और एक साथ एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करेगा तो ये जो समस्या है जनता की, ये धीरे धीरे क्या है, कम होती चली जाएगी। पूर्णतः तो समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन इस जो प्रतिशत है, एक चौथाई भाग है जो भारतीय जनसंख्या का, उस एक चौथाई भाग की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। आज हम चर्चा करेंगे निर्धनता के अनुपात की। निर्धनता का अनुपात है वो अलग अलग समय में अलग अलग रहा है। बात करते हैं हम स्वतंत्रता के समय की, तो उस समय निर्धनता अधिक व्याप्त थी। निर्धनता अधिक व्याप्त होने का कारण क्या था कि लोगों के पास रोजगार उपलब्ध नहीं थे। लोग पूर्णतः क्या कृषि पर निर्भर थे, और कृषि निर्भर होने के कारण क्या है कि उनके पास आय थी, कम थी, और जनसंख्या थी, परिवार की सदस्य संख्या थी वो अधिक थी, जिस कारण क्या है कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन धीरे जैसे तकनीक में सुधार हुआ, लोग नए नए तकनीक, पद्धतियाँ, सिद्धांत अपनाने लगे, धीरे धीरे स्थितियों में सुधार होने लगा। तो हम इसी स्थितियों के बारे में, इसी देश के अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे। तो बात आती है हमारे आज, वो है निर्धनता के अनुपात की, यानी अलग अलग समय में निर्धनता का जो प्रतिशत रहा है, जो अनुपात रहा है, वो अलग अलग रहा है। तो बात करते हैं हमें 1993-94 में जो निर्धनता का जो प्रतिशत था वो कितना था, कितने जो जनसंख्या है उसका लगभग कितने प्रतिशत जो लोग हैं वो निर्धनता की श्रेणी में शामिल थे, या इसके आंकड़े जोड़े गए हैं। ध्यान रखना, 1993-94 में 45% जो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से निर्धनता की चपेट में था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ऐसे परंपरागत तकनीक को छोड़ के और नवीन तकनीकों का उपयोग किया जाने लगा, नए नए सिद्धांत अपनाए जाने लगे, इस स्थिति में धीरे धीरे क्रमवार संशोधन होता रहा, परिवर्तन होता रहा। और 2004 और 2005 में क्या ये जो प्रतिशत था उसमें कुछ कमी आई। तो ये आंकड़े हैं 2004-05 के, उसमें 37.2% है वो निर्धनता में सुधार हुआ, कुछ है वो वृद्धि थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। इसी प्रकार आगे 2011-12 में जब नए आंकड़े प्रस्तुत किए गए निर्धनता के अनुपात के, तो उसमें काफी गिरावट देखने को प्राप्त हुई, काफी स्थिति में सुधार हुआ। तो ध्यान रखना, 22% जो स्थिति है, जनसंख्या है, वो निर्धनता के प्रतिशत तक पहुंच गई। यानी जहां 1900 जो अपने 1993 में और 94 में जहां प्रतिशत क्या था कि 45% के आसपास था, वहीं क्या है कि 2011 और 12 में जो ये अनुपात है ये धीरे धीरे घटने लग गया। जनसंख्या का जो स्तर है, निम्न स्थिति है, उसमें सुधार हुआ, और 2011-12 में जो निर्धनता का अनुपात है वो 22% पे आके रुक गया। यानी जहां पहले आधे से अधिक जनता है वो कमजोर स्थिति में थी, पिछड़ी हुई स्थिति में थी, न्यूनतम सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पा रही थी, वो धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ, और 2011-12 में जो स्थिति है ये 22% तक इसे पहुंच गई कि 22% जो लोग हैं वो निर्धनता की श्रेणी में रहे थे, गरीब स्थिति में रहे थे। बात करते हैं कि अगले कुछ वर्षों में जो ये अनुपात है इसको और अधिक सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, और सुधारने के प्रयास में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें आते हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उद्योग है, कारखाने हैं, विनिर्माण है, प्रशिक्षण है, कौशल है। तो इनके द्वारा जो ये निर्धनता का जो आंकड़े हैं इनको और अधिक न्यूनतम स्तर पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, और अधिक कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगले कुछ वर्षों में हम देखेंगे कि जो निर्धनता का जो अनुपात, निर्धनता की जो स्थिति है, निर्धनता की जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे स्तर है उसके गिरावट आ रही है, और इसको 20% तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी एक चौथाई भाग है उससे कम जो लोग हैं अपने देश में निर्धन बचेंगे, गरीब बचेंगे, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति धीरे धीरे करने लग जाएंगे, और धीरे धीरे निर्धनता के स्तर से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लग जाएंगे। बात आती है कि 1973 में और 1993 में
निर्धन लोगों की संख्या कितने मिलियन थी? 1973 में से लेके 1993 तक जो निर्धन लोग थे उनकी संख्या है वो कितनी थी भारत में कुल जनसंख्या के अनुसार? तो ध्यान रखना 407 मिलियन लोग थे वो निर्धन लोगों की श्रेणी में आते थे। धीरे धीरे क्या है इस स्थिति में सुधार किया गया, तो लोगों को अच्छे रोजगार मिले, लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई, लोगों को स्वास्थ्य सेवा में सुधार हुआ। तो इस स्थिति में सुधार देखने को पर्याप्त रूप से मिला और 2004-5 में जो निर्धन लोगों की संख्या है उस पर काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया। जहां पहले 407 मिलियन थी वहीं बाद में क्या है कि 257 मिलियन है जो जनसंख्या है अपनी वो गरीबी की स्थिति में नहीं रही है, निर्धनता की श्रेणी में रही है। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि इन 20-30 सालों में धीरे धीरे क्या है कि हर क्षेत्र में सुधार हुआ है। और सुधार होने के कारण क्या है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगरीय क्षेत्र हो, लोगों के रोजगार की बात हो चाहे लोगों के प्रशिक्षण की बात हो, लोगों के नए कार्यों की बात हो या नई तकनीक की बात हो, उन सब में धीरे धीरे क्या हुआ है, सुधार हुआ है। सुधार होने के कारण क्या है कि ये जो आंकड़ा है, जो जनसंख्या अधिक पहले गरीब थी वो अब क्या है धीरे धीरे उस जनसंख्या के आंकड़ों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे सुधार देखने को मिला है। तो इसके पीछे यही प्रमुख कारण है, शिक्षा स्वास्थ्य है, लोगों में सुधार हुआ है और नए नए प्रशिक्षण लोगों को दिए जा रहे हैं, उनको नए नए कार्य सिखाए जा रहे हैं, विनिर्माण प्रणालियों का विस्तार हो रहा है। बात आती है असुरक्षित समूह। समाज में हमारे कुछ ऐसे समूह हैं जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, सुरक्षा उनको ऐसे लगती है कि उनसे बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की वस्तु है। तो ऐसे प्रमुख जो वर्ग है, समूह है, उनके बारे में प्रमुख रूप से हम चर्चा करेंगे। बात आती है निर्धनता रेखा। निर्धनता रेखा है वो अलग अलग स्तरों में अलग अलग प्रकार की है। तो जहां आर्थिक स्तर है वहां पे निर्धनता अलग है और सामाजिक वर्ग है वहां पे निर्धनता अलग है। सामाजिक समूह की बात करें तो समाज में धर्म है, जाति है, लिंग है, वर्ण है आदि के आधार पे क्या है कि समाज व्यवस्था बंटी हुई है, समाज के कार्य बंटे हुए हैं। इसी प्रकार क्या है आर्थिक वर्ग, समाज में क्या है कि बहुत कम लोग हैं वो तो अमीर है, जबकि गरीब है उनकी संख्या बहुत अधिक ज्यादा है। समाज के जो 20% जो अमीर व्यक्ति हैं वो 80% संसाधनों का उपयोग करते हैं, जबकि जो 20% संसाधन बच जाता है उस संसाधन का उपयोग देश की जनसंख्या का 80% भाग है उसका उपयोग करता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि संसाधनों में क्या है विभाजन है वो उचित तरीके से न होकर एक प्रकार से अनुचित तरीके से है। जहां कम लोग हैं वो अधिक सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, वहीं बहुत अधिक लोग हैं उनको सुविधाएं हैं वो नाम मात्र की भी नहीं प्राप्त हो रही। बात आती है सामाजिक समूह की। सामाजिक समूह में निर्धनता के प्रति असुरक्षित जो सामाजिक समूह हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षेत्रीय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वर्ण हो, चाहे समाज के अन्य वर्ग हो, चाहे धर्म से संबंधित हो, जाति से संबंधित हो, इनमें असुरक्षा की भावना है। धीरे धीरे क्या है कि इनके रोजगार इनसे छीनते जा रहे हैं और जो अन्य जातियां हैं, अन्य धर्म के लोग हैं उनके कार्य करने लग गए। ये कार्य करने के कारण क्या है धीरे धीरे जो परंपरा चली आ रही थी प्रारंभ से वो परंपरा है धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। और इसके साथ ही क्या है कि लोगों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार के कारण भी सामाजिक स्तर में परिवर्तन देखने को मिलता है। बात आती है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार। समाज में जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं वो भी क्या है कि निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। उनके पास क्या है कि पर्याप्त रूप से संसाधन उपलब्ध नहीं होते, परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, रहने के लिए स्थान उनके पास पर्याप्त नहीं होते और पर्याप्त समय पे पर्याप्त रोजगार उनको नहीं मिल पाता, जिस कारण क्या है ये जातियां हैं समय के साथ क्या है कि इनमें सुधार अधिक होना चाहिए था, वहाँ सुधार कम हो रहा है और ये जातियां हैं पिछड़ी हुई आज भी दिखाई स्पष्ट रूप से देती है, जिसके कारण क्या है इनकी सुविधाएं हैं पूर्ण रूप से इनको प्राप्त नहीं होती और सुविधाओं से इनके वंचित वर्ग एक प्रकार से कहा जा सकता है। बात आती है आर्थिक समूह की। आर्थिक समूह में प्रमुख रूप से जो दो बिंदु आते हैं वो आते हैं ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की स्थिति है और नगरीय क्षेत्र में स्थिति किस प्रकार, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बात आती है कृषि श्रमिक मजदूर, यानी गाँव में जो अधिकतर जो निर्धनता देखने को मिलती है वो मजदूरी के रूप में देखने को मिलती है। ये मजदूर कौन से हैं जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है। स्वयं की भूमि नहीं होने के कारण क्या करते हैं ये मजदूरें दूसरे स्थान पे जाके दूसरे के खेतों में काम करके अपनी आजीविका को प्राप्त करते हैं और ये आजीविका है इनको कुछ दिन के लिए प्राप्त होती है, साल भर इनको प्राप्त नहीं होती, जिनके कारण क्या इनकी स्थिति है वो धीरे धीरे सुधार की बजाय, धीरे धीरे प्रगति के बजाय निम्न गति से इनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। बात आती है नगरीय क्षेत्र में। नगरीय क्षेत्र में अनियमित मजदूर परिवार। अनियमित का मतलब होता है किसी चीज का लगातार नहीं होना, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप उसमें आ जाना।
शहरों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या है कि साल के 365 दिन उनको कार्य नहीं मिलता, और कार्य नहीं मिल पाने के कारण क्या है कि ये परिवार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। दूसरी बात है, इनको कुछ समय के लिए कार्य मिलता है, और कुछ समय के लिए जो कार्य मिलता है उनमें उनको उचित मजदूरी नहीं मिलती। जो शारीरिक श्रम में निर्धारित किया गया है उसके आधार पर जो वेतन निर्धारित किया गया है वो इनको मजदूरी नहीं मिलती। कारण क्या है कि शहरों में मजदूरों की संख्या अधिक होना, जबकि काम का कम होने के कारण क्या है मजदूरों को कम मूल्य पर रखा जाता है और अधिक उनसे कार्य करवाया जाता है। ये भी सामने आती है। बात आती है कि निर्धनता रेखा के नीचे औसत भारत में कितने प्रतिशत है, या निर्धनता के नीचे जीवन यापन करने वाले भारतीयों की जनसंख्या है वो लगभग कितने प्रतिशत है। ध्यान रखना, कुल जनसंख्या का जो 22% भाग है वो निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करता है, यानी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में पूर्णतः असमर्थ दिखाई देता है। बात आती है कि अनुसूचित जातियां में प्रति 100 पुरुषों में कितने पुरुष है वो पूर्ण रूप से क्या है कि निर्धन है, जो अपनी सुविधाओं को पूरा नहीं कर पा रहे। तो ध्यान रखना, 100 पुरुषों में से 43 पुरुष ऐसे हैं या 43% ऐसे हैं जो अपनी सुविधाओं को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाते, जिनको वेतन कम मिलता है, शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है और उनको अपनी इच्छा के अनुसार कार्य भी नहीं मिलता। बात आती है आगे कि कृषि क्षेत्र में अनियमित ऊपर पॉइंट की बात करते हैं, आवश्यकता पूर्ण करने में असमर्थ, यानी ये जो अनुसूचित जातियों के जो लोग हैं ये अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन संसाधनों को नहीं जुटा पाते। मूलभूत की बात करें तो अपन प्रमुख रूप से जो खाद्य पदार्थ है, कपड़े है, दूध है, चीनी है, चाय है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं, ये भी इनको क्या उपलब्ध नहीं हो पाती। और कुछ सालों तक ये कपड़े नहीं खरीद पाते, अच्छे जूते चप्पल नहीं खरीद पाते, और अन्य जो वस्तुएं हैं वो तो कहाँ से इनको उपलब्ध होगी जब अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते। बात आती है नगरीय क्षेत्र में अनियमित मजदूर, यानी नगर में कितने 100 व्यक्तियों में से कितने ऐसे मजदूर है जो अनियमित है, जिनके पास रोजगार उपलब्ध नहीं है, जो निर्धनता की श्रेणी में आते हैं या इनको कभी कभी रोजगार मिलता है। तो 100 में से 43 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पर्याप्त रूप से रोजगार नहीं मिलता है, तो उनको वेतन कम मिलता है, सुविधाएं कम मिलती है। बात आती है आवश्यकताएं पूर्ण करने में असमर्थ पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। तो कृषि क्षेत्र में जो ग्रामीण अनियमित मजदूर है उनकी संख्या 100 में से जो 29 मजदूर है वो इनकी श्रेणी में प्रमुख रूप से आते हैं। अब बात करते हैं आगे कि 1990 में धीरे धीरे क्या है कि जो अनुसूचित जातियां हैं, ये जनजातियां हैं, पिछड़े वर्ग है, इनकी स्थिति में सुधार देखने को मिला। कारण क्या कि धीरे धीरे क्या है लोग शिक्षा के महत्व को समझने लग गए और अपने बच्चों को विद्यालय भेजने लग गए, जिस कारण क्या है क्योंकि प्रारंभिक जो नींव है वो मजबूत होने लग गई और नए नए वो कार्यों को कौशलों को सीखने लग गए। तो 1990 के बाद में इस स्थिति में धीरे धीरे सुधार देखने को मिलता है। बात आती है अनुसूचित जाति की स्थिति में सुधार नहीं, प्रमुख रूप से अनुसूचित जनजातियों में, पिछड़े वर्गों में, अल्पसंख्यकों में सुधार हुआ, लेकिन जो अनुसूचित जाति है उसकी स्थिति में सुधार काफी देखने को कम मिलता है। यहाँ पर्याप्त संसाधनों का अभाव आज भी देखने को प्रमुख रूप से मिलता है। बात आती है निर्धन परिवार में सभी लोगों की कठिनाइयाँ। परिवार है जो निर्धन है, गरीब है, जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा, उसमें प्रत्येक सदस्य को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे वो कपड़ों के रूप में हो, चाहे वो खाद्य पदार्थों के रूप में हो, चाहे वो जूते चप्पलों के रूप में हो, चाहे वो अन्य सुविधाओं के रूप में हो, उनके पूर्ण रूप से सुविधाएं नहीं मिलती। अब परिवार में कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनको सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो प्रमुख रूप से आते हैं उसमें महिलाएं, वृद्ध, लड़कियां, संसाधनों से वंचित। परिवार में सबसे अधिक जिनको संसाधनों से वंचित रखा जाता है वो होती है महिलाएं। महिलाएं पूरे दिन काम वगैरह करती रहती है, उनको क्या है आवश्यक रूप से हर वस्तु उपलब्ध नहीं हो पाती। वृद्ध है वो सही तरीके से उनको सम्मान उपलब्ध नहीं हो पाता, और जो बच्चियां हैं उनमें आज भी हमारे जो क्षेत्र में प्रमुख रूप से कहा जाए तो स्वतंत्रता के बाद में और 1990-80 के दशक तक लड़कियों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाने का, इस कारण उनको संसाधन है वो पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं होते। बात करते हैं हम शिव रमन की कहानी की। शिव रमन है वो एक छोटे से गाँव में रहता है और वो रहने वाला है तमिलनाडु में करूर कस्बे के निकट एक गाँव में रहता है। शिव रमन कहाँ रहता है? तमिलनाडु के एक जो करूर नामक कस्बा है उसके निकट एक छोटे से गांव में क्या है कि शिव रमन रहता है और वहां अपने कार्य करता है। बात आती है करूर स्थान है वो प्रमुख रूप से किस कारण प्रसिद्ध रहा है? तमिलनाडु का जो करूर स्थान है प्रमुख रूप से हथकरघा और
बिजली हथकरघा के लिए प्रसिद्ध रहा है। किस कारण प्रसिद्ध रहा है? हथकरघा और बिजली करघा के कारण है वो तमिलनाडु का रूढ़ क्षेत्र प्रमुख रूप से प्रसिद्ध रहा है। बात आती है कि गांव में परिवारों की संख्या कितनी है। जो गांव है छोटा सा, उस गांव में कुल परिवारों की संख्या कितनी है? तो उस गांव में लगभग 100 परिवार रहते हैं और 100 परिवारों में जो सदस्य संख्या है वो लगभग सामान्यतः अधिक देखने को मिलती है। बात आती है कि जो शिव रमन है वो किस जाति का है? तो प्रमुख रूप से जो शिव रमन है वो मोची है, उस जाति का है जिसको आयु थातियार कहा गया है। क्या कहा गया है? आयु थातियार भी इसको कहा गया है। वो किसके अंतर्गत आता है? मोची जाति के अंतर्गत आता है। बात आती है कि जो ये शिव रमन है ये प्रतिदिन वेतन के रूप में कितने रुपए इसको मजदूरी के रूप में मिलते हैं? तो इसके प्रतिदिन की जो मजदूरी है उसका जो उसको वेतन मिलता है, उसको भुगतान मिलता है, वो प्रतिदिन के हिसाब से इसको 160 रुपए है प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाते हैं। अब इसको जो 12 महीने हैं वर्ष के, उन 12 महीनों में इसको रोजगार प्राप्त नहीं होता। प्रमुख रूप से बात की जाए तो वर्ष में 5 से 6 माह तक जो है शिव रमन को साल भर में कार्य मिलता है और उस दौरान उसकी आजीविका है वो चलती रहती है। अन्य महीनों में क्या है कि उसकी आजीविका के स्रोत कम हो जाते हैं। बात करते हैं अन्य समय में छोटे मोटे कार्य। अन्य समय जो कृषि कार्य के अलावा जो समय रह जाता है जिसमें कृषि कार्य नहीं होता, उसमें वो है गांव के जो बड़े बड़े सेठ है, व्यापारी है, उनके यहाँ छोटा मोटा काम करके, उनका सहयोग करके जो भी उसको जो वेतन मिलता है या खाद्य वस्तुएं मिलती है उसका वो उपयोग प्रमुख रूप से करता है। बात आती है कि पत्नी शशिकला है वो क्या करती है? तो ध्यान रखना, शिव रमन के साथ में उसकी जो पत्नी है शशिकला वो भी उसके साथ में काम करती है और परिवार की आर्थिक सहायता करती है, आर्थिक रूप से मदद करती है। बात आती है कि शशिकला को कभी कभी काम मिलता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शिव रमन को साल में 5 से 6 महीने काम मिलता है, उसी प्रकार क्या शशिकला उसकी पत्नी है उसको भी क्या है कि प्रतिदिन काम न मिलके, साल भर काम न मिलके, कभी कभी उसको काम मिलता है, उसका लाभ उसको मिलता है। बात आती है शशिकला को प्रतिदिन वेतन कितना मिलता है? शशिकला है उसको शिवरतन के मुकाबले जो प्रतिदिन वेतन मिलता है वो काफी कम है। जहाँ शिवरतन को 60 रुपए प्रतिदिन का वेतन मिलता है, वहीं क्या है शशिकला को जो प्रतिदिन का वेतन मिल रहा है वो मात्र 100 रुपए मिल रहे हैं। कई बार तो उसको 100 रुपए से कम वेतन भी देखने को मिलता है। बात आती है कि जो शिव रमन का परिवार है उसमें सदस्य संख्या कितनी है? कुल कितने सदस्य शिव रमन के परिवार में हैं? तो ध्यान रखना 8 सदस्य हैं वो शिव रमन के परिवार में हैं। बात आती है कि शिव रमन की विधवा माँ है वो उसकी उम्र क्या है, उसके स्वास्थ्य कैसा है? तो शिव रमन की जो माँ है उसकी जो आयु है 65 वर्ष है और उसका स्वास्थ्य भी सही नहीं है, वो पूर्णतः बीमार रहती है। बात आती है आगे कि शिव रमन की एक अविवाहित बहन है जिसकी शादी नहीं हुई है, वो भी क्या है उसी परिवार में साथ में रहती है और उसकी जो आयु है वो 25 वर्ष बताई गई है। इस प्रकार विधवा माँ है वो भी शिव रमन के साथ में रहती है, उसकी अविवाहित बहन है वो भी उसके साथ में रहती है। माँ की आयु 65 वर्ष है और अविवाहित बहन की जो आयु है वो 25 वर्ष है। बात आती है कि शिव रमन के कितने लड़कियां और कितने लड़के हैं? तो शिव रमन के 3 लड़कियां हैं और एक उसका बेटा है। इस प्रकार क्या है कि परिवार में माँ, बहन सहित उसका जो परिवार है उसमें कुल 8 सदस्य बताए गए हैं। बात आती है कि जो शिव रमन के बच्चे हैं, चाहे वो लड़कियां हो चाहे उसका बेटा हो, बेटा तो काफी छोटा है, लेकिन जो उसकी लड़कियां हैं क्या वो विद्यालय जाती है नहीं जाती? जब परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो शिव रमन की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपने बच्चियों को विद्यालय भेज सके, उनकी पढ़ाई करवा सके, तो कोई भी परिवार का जो सदस्य है वो विद्यालय नहीं जाता है। बात आती है कि शिक्षा पर खर्च संभव नहीं, यानी जब परिवार की आवश्यकताएं हैं वही मूलभूत से पूरी नहीं हो पाती तो अपने बच्चों को विद्यालय भेजना तो एक असंभव कार्य लगता है। क्योंकि जो शिव रमन है वो मुश्किल से क्या है बच्चों को खाने पीने की वस्तुएं बड़ी मुश्किल से उपलब्ध करवा पाता है, वो भी क्या है कम मात्रा में, न्यून मात्रा में मिलती है। बात आती है बहन व बड़ी लड़की घर का कार्य, यानी घर का जो कामकाज है सारा साफ सफाई का है, कपड़े का है या अन्य जो भी कार्य है वो कौन करती है? तो शिव रमन की जो बहन है और शिव रमन की जो सबसे बड़ी बेटी है वो घर के समस्त कार्य है वो दोनों मिलकर करती है। बात आती है कि बेटे को विद्यालय भेजना चाहता है। शिव रमन है वो चाहता है अगर बेटियों को तो शिक्षा नहीं दिला पाए क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन कैसे भी कोशिश करके वो चाहता है कि जो उसका छोटा बेटा है उसको विद्यालय भेजा जाए और उसको अपने जैसा न बना के वर्तमान समय में एक ऐसा अच्छा बालक बनाया जाए कि उसको अच्छे शिक्षा मिले, अच्छा उसको पद मिले, अच्छा वेतन मिले और निर्धनता की चपेट में बिल्कुल भी वो शामिल नहीं हो पाए। बात आती है पत्नी की बहन के साथ नहीं बनती। शिव रमन की जो बहन है 25 वर्ष की अविवाहित बहन है
उसकी और उसकी पत्नी शिवरमन की, दोनों की आपस में खटखटाहट चलती रहती है, दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करती रहती है, दोनों की बिल्कुल भी परिवार में नहीं बनती। बात आती है धन की कमी के कारण योग्य वर्ण नहीं। शिवरमन है वो अपने बहन की विवाह नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ी समस्या है कि वो जैसा चाहता है अपनी बहन के लिए लड़का देखना, उस प्रकार से उसको लड़का नहीं मिल रहा है, जिसके कारण क्या है कि वो विवाह नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात क्या है कि शिवरमन के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपनी बहन का विवाह कर सके, उसकी शादी कर सके। बात आती है 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था कठिन। शिवरमन है वो परिवार के 8 सदस्यों के लिए मुश्किल कोशिश करने के बावजूद भी क्या है कि 2 वक्त का पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं करवा पाता, उनकी भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाता, खाद्य वस्तुएं परिवार के सदस्यों को पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं होती। बात आती है कभी कभी बेटे के लिए दूध खरीदना। शिवरमन है वो अपने तीनों बेटियों के लिए, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी दूध खरीदना चाहता है, लेकिन क्या उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण क्या है वो परिवार के अन्य सदस्यों के लिए दूध नहीं खरीद पाता। और जो अपना छोटा बेटा है उसके लिए भी कभी कभी क्या है कि वो दूध खरीदता है और बेटे को दूध पिलाता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है अगर परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और परिवार में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको वेतन अच्छा नहीं मिलता, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है, तो परिवार समय के साथ क्या है कि उसकी स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती जाती है और न तो उस परिवार में शिक्षा मिलती है, न उसमें स्वास्थ्य उपलब्ध होता है, न ही उस परिवार में खाने के लिए अच्छा भोजन मिलता है और न ही उस घर में परिवार के बच्चों के लिए पर्याप्त रूप से अच्छे कपड़े मिलते हैं।